फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन देखने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जो पेनिस के थ्रू इजैकुलेशन होता है सीमेन का, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जो है क्या होता है, एंट्री ऑफ स्पर्म होता है। एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म का एंट्री कहाँ पे, वेजाइना में पेनिस के थ्रू इजैकुलेशन होता है ना। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, उसे सीमेन बोला जाता है। सीमेन में क्या रहता है, स्पर्म रहेगा प्लस ग्लैंड्स के इजैकुलेशन रहेगा। ग्लैंड्स हार्मोन बोल सकते हैं। एंड म्यूकस, इसके साथ स्पर्म और इसके साथ ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सीमेन कब बनता है, जब स्पर्म रिलीज होता है वास डिफेंस से, एपिडिडाइमस से। आपको ध्यान होगा जैसे ये टेस्टिस था, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस था, एपिडिडाइमस के बाद ये वास डिफेंस है। तो स्पर्म जब एपिडिडाइमस से होते हुए वास डिफेंस में आता है तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू इसमें रिलीज होगा म्यूकस और भी हार्मोन सब। उसके बाद फिर आगे आएगा तो यहाँ पे फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के से रिलीज होगा। फिर आगे आएगा ये स्पर्म, तो यहाँ पे एक और ग्लैंड था, याद हो आपको, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड के थ्रू भी इजैकुलेशन होगा। तो तीनों ग्लैंड का इजैकुलेशन प्लस स्पर्म सब आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे। तो ये सीमेन जो है रिलीज होता है पेनिस से, ठीक। और ये रिलीज होकर वेजाइना में पहले आएगा। वहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि लगभग उस सीमेन में स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्पर्म जो है 3 to 3.5 मिलियन होनी चाहिए। इतना रहनी ही चाहिए। अगर किसी सीमेन में स्पर्म का काउंट इतना नहीं है, इसका मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है उस स्पर्म से, क्योंकि इस वेजाइना में क्या रहते हैं, फैगोसाइटिक सेल रहते हैं जो स्पर्म को खा जाते हैं। जब तक स्पर्म आगे बढ़े तब तक स्पर्म को खा जाएंगे फैगोसाइटिक सेल। और स्पर्म आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, स्पर्म का जो स्पीड है, ऐसा माना जाता है कि स्पर्म जो है 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट सफ़र करता है। 1 मिनट में 1 से 4 मिलीमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा स्पर्म, ठीक। और इतनी संख्या होनी चाहिए। इससे कम है काउंट स्पर्म का सीमेन में तो ऐसा फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि सारा स्पर्म नीचे ही रह जाएगा यूट्रस तक। आपको ध्यान हो तो ये जो था ऊम्ब, यूट्रस, और यहाँ जो सर्विक्स है, मान लीजिए यहाँ सीमेन पहुँच चुका है और यहाँ ओवम बनेगा ओवरी में। और ओवम हमेशा एक ओवरी में बनते हैं, दोनों ओवरी में साथ ओवम कभी नहीं बनते हैं, ठीक है। ओवम जो है किसी एक हर मंथ एक ही ओवरी में ओवम बनेंगे। तो मान लेते हैं इस मंथ इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे ओवम बना और रिलीज होकर के यहाँ पे आ चुका है और स्पर्म यहाँ रिलीज हुआ, तो सारे स्पर्म अब ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, है ना। यहाँ सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस यूट्राइन वाल के थ्रू। और यूट्राइन वाल भी आप देख रहे हैं, इंडोमेट्रियम का वाल कितना उतार चढ़ाव है इसमें। तो इस सब को बैरियर को पार करते हुए जाना है। तो इसमें क्या होता है, कई सारे स्पर्म मर जाते हैं, कई सारे स्पर्म जो है यहीं फंस जाते हैं। और सब को होते हुए स्पर्म को यहाँ से फिर ये जानते हैं कि इसे आइस्थेमस बोला जाता है और एम्पुला बोला जाता है। एम्पुला और इस पार्ट को आइस्थेमस बोला जाता है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं।
और इस पार्ट को इन्फंडिबुलम बोला जाता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रियाई बोला जाता है। तो यहाँ तक ओवम भी अंदर जो है सीलिया के थ्रू, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया के थ्रू ओवम भी जो है मूव करता रहेगा और इधर से स्पर्म भी मूव करता रहेगा। और ओवम और स्पर्म जो है कहाँ आके मिलेगा, यहाँ पे एम्पुला और आइस्थमस के बीच का एक स्पेस होता है, वहाँ पे आके मिलता है। ठीक, सबसे पहले तो एंट्री ऑफ स्पर्म होगा इसमें वेजाइना में, उसके बाद इतना संख्या होना चाहिए, उसके बाद इसका स्पीड इतना होता है। एक और चीज़, स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है। फीमेल यूट्राइन में ही, फीमेल वेजाइना में ही कैपेसिटेशन होता है किसका, स्पर्म का। कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटेशन का मतलब है जो स्पर्म जो रिलीज हुए हैं वो अभी उतने मैच्योर नहीं थे कि मूव कर पाए, तो मैच्योरिटी आएगा, उसमें मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म में मैच्योरिटी आएगी ताकि वो फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर पाए या एम्पुला आइस्थमस जंक्शन पे जा पाए। ठीक, तो ये होते हैं पहले स्टेप में। ठीक, और दूसरा स्टेप होता है जब यहाँ पे आ जाएगा मीट दोनों जो है मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एट एम्पुला आइस्थेमस जंक्शन पे, एम्पुला आइस्थेमस जंक्शन। स्पर्म और ओवम कहाँ मिलेंगे, एम्पुला आइस्थेमस जंक्शन पे। और जब मिलेंगे तो ओवम को तो पता है नहीं कि कौन सा स्पर्म आ रहा है, कैसा स्पर्म आ रहा है, तो वही पता करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ठीक, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है ओवम रिलीज करते हैं और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है स्पर्म रिलीज करते हैं, और दोनों आपस में पहचानते हैं कि हाँ ये सही ओवम है, और इस ओवम पहचानते हैं कि ये दिस इज़ द राइट स्पर्म टू फर्टिलाइज। तो ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है ये आपको क्या होते हैं, रिलीज होते हैं इसी से, ओवम से और स्पर्म से, ताकि दोनों आपस में पहचान सके कि हाँ ये राइट ओवम है और राइट स्पर्म है। जब पहचान लेंगे दोनों आपस में, तो हो सकता है स्पर्म एक से ज़्यादा पहचाने गए, तो उसमें एक उससे पहले पहचानने के बाद क्या होता है, अब ओवरी का ओवम का वाल आप जान रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ है यहाँ से, उसका वाल जो है 3 वाल से बना होता है। सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, ठीक, उसके अंदर जोना पेलुसिडा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों लेयर को डाइजेस्ट करते हुए स्पर्म को जाना है ना, तो डाइजेशन करने के लिए स्पर्म में एक्रोसोम होते हैं, और एक्रोसोम के में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, हाइड्रोलाइटिन एंजाइम भी उसमें होते हैं, तीनों लेयर को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो अब क्या होगा, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जिससे क्या होंगे, स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज होंगे, जिससे क्या होंगे कि ये वाल जो है डाइजेस्ट हो जाएंगे। सो वाल ऑफ ओवरी, या आप बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट, अभी ओवरी नहीं, ओवम, वाल ऑफ ओवम या सेकेंडरी ओसाइट बोल सकते हैं, अभी ओवम बने नहीं हैं। वाल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट डाइजेस्ट बाय दिस एंजाइम, इस एंजाइम के थ्रू ये वाल क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, हो सकता है एक से ज़्यादा स्पर्म डाइजेस्ट हो रहे हों, कर रहे हों वाल को, एक से ज़्यादा स्पर्म यहाँ पे आ गए हों। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद एक मैकेनिज्म है, इसको पहले रफ करते हैं, फिर आपको फिर से बताते हैं कि क्या है मैकेनिज्म। उसके बाद जो स्टेप था
जैसे मान लीजिए ये यहाँ एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास ओवम से सेकेंडरी ओसाइट से स्पर्म जुड़ गए हैं, मान लेते हैं एक से ज़्यादा स्पर्म जुड़ गए हैं, डाइजेशन भी हो गया है वाल का। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब इसमें जो है ऐसे मान लेते हैं एक स्पर्म एंट्री हो गया है, स्पर्म का वाल जो है, जैसे ये स्पर्म है और ये इसका टेल है और ये ओवरी है, ठीक। अब इस यहाँ जो न्यूक्लियस था, ये तो ओवम का न्यूक्लियस पहले से है ही, यहाँ जो न्यूक्लियस था ये आ जाएंगे इस ओवम में, इस न्यूक्लियस, और साथ में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो था वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, और इस सेंट्रियोल डिवाइड करके एक सेंट्रियोल एक पोल और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे, ठीक। तो तब क्या होगा, अब जो सेकेंडरी ओसाइट था ये सेकेंडरी ओसाइट अब मियोसिस सेकेंड जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब रिलीज हुआ था, जब फर्स्ट पोलर बॉडी बने थे, सेकेंडरी ओसाइट बने थे, तो उस समय मियोसिस फर्स्ट में ही जो है वो अरेस्ट हो गए थे, वहीं पे रुक गया था सेल डिवीजन, क्योंकि इसमें ये सेंट्रियोल नहीं था, ठीक। अब सेंट्रियोल जब आ गया है तो अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस जो है क्या होंगे, डिवाइड करेंगे और दो न्यूक्लियस बनेंगे, और दो न्यूक्लियस बन के फिर दो सेल बनेंगे, और दो सेल जो बनेंगे वहाँ पे एक सेल तो बनेंगे, यहाँ तो सेंट्रियोल है ही अपोजिट पोल पे, ठीक, और दो न्यूक्लियस हैं ही, लेकिन साथ में एक छोटा सेल और बनेगा। वहाँ पे छोटा सेल बना था फर्स्ट पोलर बॉडी, अब ये क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेंगे, और फिर ये बनेंगे आपको एग। अब एग का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आया एग का फॉर्मेशन हो गया, मियोसिस स्टार्ट हुआ और जाकर क्या बन गया, एग बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कॉर्टिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट। अब कॉर्टिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको कि एक स्पर्म तो जुड़ा हुआ है, दूसरा स्पर्म भी वो तैयार है आने के लिए ओवम के अंदर, ठीक। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये लेयर जो होगा ओवरी का ओवम का, ये लेयर हार्ड होना शुरू हो जाएगा, और इतना हार्ड हो जाएगा कि इसके अंदर जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम अब इस लेयर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अब लिखेंगे कि इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ ओवम वाल, सो एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ताकि दूसरा स्पर्म नहीं आ पाए, प्रोहिबिटेड, यानी वो रुक जाएगा, वो दूसरा स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। जब आ जाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा तो स्पर्म का न्यूक्लियस तो अंदर चला गया हुआ है फर्टिलाइज। अब क्या होगा, अब जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया तो अब तो श्योर हो जाएगा ओवम कि अब कोई दूसरा स्पर्म आने वाला नहीं है। अब नहीं आएगा तो जो दो न्यूक्लियस हैं हेप्लॉइड, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। अब लास्ट में अंतिम स्टेप में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिससे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक। अब जाइगोट जो बनेगा इससे दोनों फ्यूज कर गया। अब ये सेंट्रियोल तो रहेंगे ही, अब एक सेंट्रियोल हो जाएंगे और साथ में ये जो बने ये न्यूक्लियस जो बना है ये सेल डिप्लॉयड हो जाएगा और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाएगी, क्योंकि जो क्रोमोसोम आया था हेप्लॉयड इसमें 23 था, इसमें भी 23 था, तो 46 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया फ्यूजन के बाद, ठीक। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होते हैं स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन में।
अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस में दो तरह का गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल में होते हैं, एक oogenesis। इसी तरह से स्टेप होते हैं। अब लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट बना है कहाँ, जाइगोट आपको बना है ये एम्पुला आइस्थेमस जंक्शन पे। ये यूटरस है, यूटरस में इंडोमेट्रियम का वाल है, और यहीं पे यहाँ जो एम्पुला आइस्थेमस जंक्शन है यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडर डक्ट है, फिर ट्यूब है, और यहाँ पे नैरोअर ट्यूब है। ठीक, तो जब ट्यूब नैरो है और ये सेल यहाँ बना है, तो सेल को जाइगोट बना है, तो ये जाइगोट को आना है यूट्रस में। ठीक, तो यूट्रस में आना है, और इतनी जल्दी आना है कि जब तक ये डिवाइड होके बड़ा हो, जाइगोट बने हैं तो डिवाइड होंगे ही, एम्ब्रियो बनेंगे ही, तो बड़ा होंगे सेल। तो सेल का ऐसे ये इसके पास एक चैलेंज है कि ये बिना बड़ा होए, सेल डिवाइड तो होना शुरू हो गया है क्योंकि जाइगोट बन चुका है, बिना सेल को बड़ा होए इस नैरो ट्यूब से होके यूट्रस में आना है। इसीलिए जाइगोट में एक मैकेनिज्म होता है, उसे बोलते हैं क्लीवेज। सबसे पहले क्या होना शुरू होगा, क्लीवेज होना शुरू होगा, क्लीवेज ऑफ जाइगोट। अब क्लीवेज क्या है, क्लीवेज ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेल डिवाइड होंगे लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ेंगे, यानी सेल की संख्या तो बढ़ेगी। जैसे ये जाइगोट है, डिप्लॉयड एक सेल का है, इसके बाद 2 सेल के होंगे, है ना, साइज वही रहेंगे जो साइज है। फिर 2 से 4 सेल के होंगे, ठीक, 4 से 8 सेल के होंगे, 4 से 8 सेल के होंगे, 8 से 16 सेल के होंगे, और 16 से 32 सेल के होंगे। फिर भी साइज जो है नहीं बढ़ेगी। ये कौन कितने सेल तक, 2, 4, 8, 16, 32 सेल के हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद भी साइज नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ जो जाइगोट था, और ये साथ साथ जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रहा है, साइज नहीं बढ़ रहा है, साथ साथ ये जाइगोट जो है आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसे यूट्रस में आना है और इंडोमेट्रियम से इम्प्लांट होना है, जुड़ना है। क्योंकि न्यूट्रिशन इसमें जो बचा हुआ है वो साइटोप्लाज्म इतना ही बचा हुआ है कि वो 32 सेल बना सके, 32 सेल से ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया। अब इसमें जो न्यूट्रिशन था ओवम में, वो साइटोप्लाज्म था, और यही साइटोप्लाज्म का यूज करके वो 32 सेल बना है। अब साइज भी इंक्रीज नहीं हुआ है अभी, और न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ, यहाँ इंडोमेट्रियम से मिलेगा, इसीलिए इंडोमेट्रियम से अटैच होना है। ठीक, इसीलिए ये क्या करेगा, सेल डिवाइड होने के साथ साथ वो बढ़ना शुरू करेगा यूट्रस की तरफ, और 32 सेल का जब हो जाएगा तब वो यूट्रस में आ चुका रहेगा ये सेल। ठीक, तो यहाँ जो जाइगोट था, जाइगोट से अब जो सेल बना है 32 सेल का, इसे बोलते हैं मोरूला। ठीक, और यहाँ से जाइगोट से मोरूला बनने में जो समय लगता है वो 3 दिन का लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके तीसरे दिन में वो जाइगोट जो है मोरूला, वो कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। मोरूला का फॉर्मेशन हुआ, और मोरूला का फॉर्मेशन 3 दिन में हो गया, और एक सेल से 32 सेल बन गया। अब वो मोरूला कहाँ आ गया, अब वो मोरूला आ गया है यूट्रस में। ठीक, मोरूला के बाद ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला। ठीक, ब्लास्टूला जो है, अब जो है मोरूला के बाद साइज इंक्रीज करेगा, और इंडोमेट्रियम का ये जो वाल है इससे अटैच होना भी शुरू होगा। ठीक,
इससे अटैच होना शुरू होगा और साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और एंडोमेट्रियम के वाल से ही अटैच होना शुरू होगा, न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। तो यहाँ जो मोरूला था पहले जो मोरूला था उसमें क्या होता है, आउटर साइड में छोटे छोटे सेल होते हैं, जब डिवाइड कर चुके होते हैं और डिवाइड होना शुरू हो चुके हैं, जब ब्लास्टुला बनना शुरू हो गया है तो बाहर की तरफ छोटा सेल बनेगा और अंदर की तरफ बड़ा बड़ा सेल बनेगा। ठीक, सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस तो होगा ही। ठीक, तो इस तरह सेल बनना शुरू होगा। ठीक, तो बाहर की तरफ जो छोटा सेल है इसको बोलते हैं माइक्रोमियर, और अंदर की तरफ जो बड़ा सेल है इसे बोलते हैं मैक्रोमियर। और दोनों सेल जो है आपस में ब्लास्टोमियर कहलाता है, क्योंकि ब्लास्टुला के समय ये सेल बन रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोमियर। ठीक, अब ब्लास्टोमियर बनने के बाद अब क्या बनेंगे, आपको ब्लास्टुला बनेंगे। और ये अभी डेवलप हो रहे थे, इसे लिख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये डेवलपिंग ब्लास्टुला का है, अभी ब्लास्टुला कम्प्लीटली बने नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, ब्लास्टुला बनेंगे। ठीक, तो ब्लास्टुला में क्या होगा, जो सेल हैं बाहर की तरफ वो सेल तो रहेंगे ही छोटे छोटे आउटर साइड में, लेकिन अंदर में कैविटी बनना शुरू होगा, यानी गैप रह जाएगा कुछ। ऐसे एक सेल का इकट्ठा होना शुरू होगा, ऐसे सेल रहेंगे और अंदर गैप हो जाएंगे और इस गैप में लिक्विड भरना शुरू होगा। तो इस गैप को बोला जाता है ब्लास्टोसील। ठीक, और ये जो सेल का ग्रुप ऑफ सेल जो बने हैं इसे बोला जाता है एम्ब्रियोनिकल नोब। ठीक, और एम्ब्रियोनिकल नोब, और ये जो बाहर की तरफ जो सेल हैं, पहले क्या बोल रहे थे हम लोग, माइक्रोमियर, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे इसे ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, अब ये जो एम्ब्रियोनिकल नोब है यही जो है डेवलप होकर के जर्म लेयर बनाएंगे। एम्ब्रियोनिकल नोब ही एम्ब्रियोनिकल नोब डेवलप होकर क्या बनाएंगे, जर्म लेयर बनाएंगे। और जर्म लेयर हम लोग जैसा कि जानते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे बाहर जो जर्म लेयर बनेंगे इक्टोडर्म, उसके बाद बनेंगे मीजोडर्म मिडिल लेयर, उसके बाद इंडोडर्म बनेंगे। और इसी जर्म लेयर से बाद में धीरे धीरे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तीनों जर्म लेयर से हम लोग बात करेंगे आगे कि कौन से जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। तो ब्लास्टोसील बनेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर एम्ब्रियोनिकल नोब बनेंगे, जिससे क्या जर्म लेयर बनेंगे। जर्म लेयर 3 होते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। और यही जो फिगर बना, यही फिगर को बोला जाता है ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला, वो बात करते हैं इसके बाद। मोरूला के बाद ब्लास्टुला बना था। ब्लास्टुला के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा गैस्ट्रुला का। इसे आप गैस्ट्रुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोनिकल जो नोब था वहाँ मोरूला में, उससे क्या बनेगा, आपको तीनों जर्म लेयर बन जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ सबका फिगर, और साथ में यहाँ अटैचमेंट शुरू हो जाता है किससे, वहीं ब्लास्टुला के समय ही शुरू हो जाता है, तो उसी को तो इम्प्लांटेशन बोलेंगे, या अटैचमेंट ऑफ जाइगोट एम्ब्रियो, है ना। यानी कौन सा, मोरूला के बाद बना था जो ब्लास्टुला अटैच हो जाएगा किससे, एंडोमेट्रियम से, तो उसे ही इम्प्लांटेशन बोलेंगे। और यहाँ जो है
गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा ब्लास्टुला के बाद। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। पहले बनेगा मोरूला, उसके बाद बनेगा ब्लास्टुला, उसके बाद बनेगा ये जो लिखे हैं गैस्ट्रुला, ठीक। तो अब जो बनना शुरू हुआ है ये गैस्ट्रुला बनेगा। इसमें जो है सब 2 लेयर होंगे, ठीक। और साथ में यहाँ पे एक लेयर होगा और यहाँ कुछ सेल रहेंगे, सबका मैं नाम अभी बता रहा हूँ। ये जो सेल है ठीक, ये आपको सबसे बाहरी जो लेयर है ये आपको ट्रोफोब्लास्ट है जो वहाँ भी था पहले भी। इसके बाद जो लेयर है इक्टोडर्म, जो जर्म लेयर बना एम्ब्रियोनिकल नोब से। इक्टोडर्म के बाद ये जो अंदर जो लेयर है सेल सब है, इसमें और भी सेल्स प्रेजेंट हैं, इसे मीजोडर्म, ये है आपका मीजोडर्म। उसके बाद ये जो लेयर है ये इंडोडर्म, ठीक। ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई जो अटैच हुआ है इंडोमेट्रियम से, यूट्रस के वॉल से। और कोरियोनिक विलाई में कैविटी प्रेजेंट रहता है, यहाँ खाली जगह प्रेजेंट रहेगा, इसमें लिक्विड रहेगा, इसे बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और यही गैस्ट्रुला जो है जब और बड़ा होगा और डेवलपमेंट होना शुरू होगा, तीनों जर्म लेयर, देखिए आप ध्यान दीजिए, पहला जर्म लेयर, दूसरा जर्म लेयर, तीसरा जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से जब ऑर्गेन बनने शुरू होंगे तो ये कोरियोनिक विलाई जो है और डेवलपमेंट शुरू होगा और पूरे जो बेबी बनेंगे, अब इसी से जो ऑर्गन सब बनेंगे फिर बेबी बनेंगे, वो बेबी को अपने थैली के अंदर, माने ये जो एमनियोटिक कैविटी है इस तीनों जर्म लेयर को अपने अंदर संभालेंगे, ठीक। और एक कैविटी यहाँ जो बनेगा लिक्विड, वो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा बेबी के चारों तरफ, ताकि कोई भी जर्क के कारण बेबी को कोई नुकसान, कोई सेल का नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो ये है आपका गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, इंडोडर्म, मीजोडर्म से। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो तीनों जर्म लेयर जो बने हैं, ये जर्म लेयर गैस्ट्रुलेशन में बने हैं, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में। तो वो जर्म लेयर आगे डेवलप होके कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे, उसकी कुछ यहाँ लिखे हैं। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको भी ज़रूरत नहीं है, पूरा आप चाहेंगे तो आपको बुक में ट्रूमेंस में भी मिल जाएगा, बहुत सारी बुक में। इक्टोडर्म में जैसे कुछ बातें याद करनी है, जैसे गट का फॉर्मेशन इक्टोडर्म से होगा, मिडिल ईयर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, टंग, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, रेस्पिरेटरी डक्ट, लीवर और पैंक्रियाज, सब का फॉर्मेशन किससे होता है, इक्टोडर्म से होता है। फिर मीजोडर्म से मसल्स, स्केलेटन, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत सारा पार्ट। जैसे आप देखेंगे कि फीमेल में जो ओवरी में जो बनते हैं, वो आपको ये जो बनते हैं फॉलिकल, बहुत सारे, वो फॉलिकल हम समझा रहे थे वहाँ भी। अगर फीमेल होंगी तो इसी समय मीजोडर्म लेयर से ही जब डेवलपमेंट हो रहा होगा एम्ब्रियो का, उस समय ही बन जाते हैं ये फॉलिकल फीमेल में। तो इस तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, वो मीजोडर्म से बनते हैं। फिर इंडोडर्म से एपिडर्मिस, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में आपको ईयर जो यहाँ बने थे, यहाँ देखिए ईयर जो बने थे मिडिल ईयर, और बाकी ईयर यहाँ इंडोडर्म से बन जाएंगे, ठीक। आई बन जाएंगे, इस तरह सेंस ऑर्गन बनते हैं इंडोडर्म से। फिर इंटरनल ईयर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे बनेंगे, इंडोडर्म से। पिट्यूटरी ग्लैंड का मिडिल लोब, ये भी इंडोडर्म से। और एड्रीनल मेडुला, ठीक, एड्रीनल मेडुला जो है ये इंडोडर्म से बनेंगे। तो ये थे आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब हम लोग प्लेसेंटा की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और देखेंगे कि प्लेसेंटा में से कैसे अटैचमेंट होता है और क्या क्या बनते हैं।